पेज 406, क्वेश्चन 36 हो गया? नहीं हुआ ना अभी तक? अच्छा, ये 35 तो मैंने आपको करवा दिया था अब्बास वाला, संडे की क्लास में। तो 2-3-4 चीजें मिक्स करा के बीच में, ठीक है? संडे की क्लास में जो सवाल किया था 3 घंटे में, और सैटरडे संडे को रसकर वाला भी मिक्स करवा के उसके साथ करवा दिया था। और ये वाला भी हमारा हो गया हुआ है 33, 28 भी हो गया हुआ है, और ये आपको कभी करवाना है 31, 30 भी हो गया हुआ है। ये तो लेटेस्ट अटेम्प्ट के सवाल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये आखिरी अब सवाल देख लेते हैं आज, ये वाला शुरू करें जी। कितने जबरदस्त आप लोग, चांद सितारे माशाल्लाह, टेमो टाइम पहुंचे में। नोमान हैज बीन वर्किंग एज मैनेजर फाइनेंस। यार इसकी लाइटें ऑन चलाओ। वर्किंग 1, पेज नंबर कौन सा? 406। ये आपकी कुर्बानियां आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बेसिक सैलरी 1,20,000 ज़रब 12, 1,20,000 ज़रब 12 जी बोलें। रुपीज इन 1000, 1,440। चलें जी आगे। कट ले बुक, कट ले बुक, बुक बुकें निकाल लें। मेडिकल अलाउंस 20,000। अच्छा यार इधर देखें, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कोई नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कोई नहीं है, तो फिर खाली मेडिकल अलाउंस है। तो जब हमने चलना सीखा था ना, तब हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर किया था। अब तो चैप्टर नंबर भी भूल गए। इनकम फ्रॉम सैलरी, मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस भाईजान सारा माफ नहीं होता यार। ये टॉफी खा लो या ना खोलो, ये जो जज्बात से खेल रहे हो ना, मैंने भी सुबह का नाश्ता भी हल्का फुल्का किया, दोपहर खाना भी नहीं खाया, और तुम जो है वो जज्बात से खेली जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं खाना खा के आया जी। किधर है मेडिकल अलाउंस का पेज? 107, 107, पॉइंट नंबर 3। ऑनली भाई पहले ये 1 घंटा है, इधर उधर की बातें करनी है तो निकल जाए। ऑनली मेडिकल अलाउंस, इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, इसके पीछे कई बयानी और सीए छुपे हुए हैं, तो आप छोटी सोच रख। अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस, एक बयानी, हाथ दोगे यार, खड़े हो जाओ। मेडिकल अलाउंस जी मोहतरम, मेडिकल अलाउंस बताएं। खाली मेडिकल अलाउंस है ना? ऑनली मेडिकल अलाउंस है 20,000 ज़रब 12, कितना आ गया? 240 लेस एग्जेम्प्ट 10% ऑफ 1,440, 140 नहीं, 1,440, 96। मैं साथ साथ नोट भी करता जाता हूं आपके रजिस्टर पे। रहने। अच्छा जी, आ जाओ इधर। हाउस रेंट अलाउंस, ये अकोमोडेशन है या हाउस रेंट अलाउंस है? सारे अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, सारे अलाउंसेस टैक्सेबल हैं जी। 60 मल्टीप्लाइड बाय 12, 720। चलें छोड़ें यार, एडजस्टमेंट्स पे फोकस करें। पहले एडजस्टमेंट पढ़ें भाई, टाइम पे आया यार आप। पहले एडजस्टमेंट पढ़ें। थोड़ा सा कोई लिखने में लेट हो जाए ना, तो एंड पे तस्वीर खींच ले। प्लीज़ एडजस्टमेंट्स पे फोकस करें, हो जाएगा नोट इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं।
कंपनी मेंटेन कार बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। द कार वॉज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 16। ओ वेरी 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 ओल्ड कार। हम तो 321 में खड़े हैं। द कार वॉज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 16 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख। एज पर द कंपनी पॉलिसी नोमान परचेज दिस कार at its book value of 4,50,000 on completion of 5 years, that is 30 जून 2021. Fair market value of this car on the date of sale was 1 million. जी मोहतरम, इसके दो इम्पैक्ट होंगे। ये एक तो आपने 30 जून 21 तक एम्प्लॉयर की दी हुई गाड़ी इस्तेमाल की है, फिर आपने ट्रांसफर भी करवाई है अपने आप को, तो इसके अब डबल इंपैक्ट होगा एडजस्टमेंट का। डबल इंपैक्ट कैसे होगा? कंपनी मेंटेन्ड गाड़ी, इसका मतलब है गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई, कंपनी की गाड़ी है, वो मेंटेन कर रही है आपके लिए, बस कंपनी की मेंटेन्ड कार है और आप घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दफ्तर के लिए भी। अगर आपको ट्रांसफर हो गई होती ना तो फिर ऐसी बात ना लिखी होती, फिर तो थी ही आपकी, फिर तो कोई बताने वाला नहीं कि घर के लिए या दफ्तर के लिए इस्तेमाल करो। तो घर या दफ्तर का क्या मतलब है कि इसका मतलब है पहले कंपनी के कब्जे में है और कंपनी ने हुक्म दिया हुआ है या घर भी इस्तेमाल कर लो, दफ्तर इसका मतलब है मेरी नहीं है। पता नहीं, देखता हूं कब तक मेरी नहीं है। कंपनी ने हुक्म क्या दे दिया है? घर भी इस्तेमाल कर लो, दफ्तर में भी इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब है अभी ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है? गाड़ी किसकी है? कंपनी की है और मुझे बेच दी है इसने या प्रोवाइड की हुई है? द कार वॉज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 16 और बहुत पुरानी खरीदी हुई है कंपनी ने 14 लाख की, और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक मैंने परचेज की है 30 जून 21 को 5 साल चलाकर, तो 5 साल तक प्रोवाइडेड रही है और 5वें साल के आखिरी दिन ट्रांसफर हो गई है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कार वॉज इतने। अब दो अलग अलग रूल्स लगेंगे। जब तक कंपनी की थी तब तक प्रोवाइडेड वाला रूल लगेगा। बताएं किस दिन मुझे ट्रांसफर हुई है? तो मैं 30 जून 21 तक तो फिर कंपनी की गाड़ी चलाता रहा हूं ना, 29 जून 21 तक मैं कंपनी की गाड़ी चलाता रहा हूं। तो कार प्रोवाइडेड 2016 से शुरू करूं या सिर्फ इस साल का इंपैक्ट निकालो? कार प्रोवाइडेड का सिर्फ इस साल का जी। कॉस्ट 1400, ठीक है। मैं 1400 लिख रहा हूं, कभी 60,000 लिख रहा हूं, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर है अंदर वाले कॉलम में बेशक पूरी फिगर्स लिख लिया करें। 14 लाख ज़रब 5%। अगर ये गाड़ी मुझे ट्रांसफर हो जाती 31 मई को तो 11/12 बी करना था, क्योंकि एम्प्लॉयर की गाड़ी मैंने कितना अर्सा इस्तेमाल की? 11 महीने। लेकिन ये मुझे ट्रांसफर हुई है 30 जून 21 को, तो एम्प्लॉयर की गाड़ी मैंने 12 महीने चलाई है, तो 12/12 करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो फायदा हो गया जब मैं गाड़ी चला रहा होता था और कह रहा होता था ये मेरी गाड़ी नहीं है। ये तो वो फायदा हो गया। ये किसकी तरफ से मिला? एम्प्लॉयर की तरफ से। दूसरा फायदा सुने, ये गाड़ी की फेयर वैल्यू बाजार में क्या है? 10 लाख, लेकिन मुझे फ्री में मिल गई है। 4,50,000 फ्री में नहीं मिली। एज पर कंपनी पॉलिसी नोमान रिसीव्ड दिस कार फ्री ऑफ कॉस्ट। बीवी को आगे फिक्र आप पूरा कर दो। बीवी को बीवी होने पे नहीं, होने की वजह से, बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, बल्कि लकीली बीवी इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। मैंने इस लफ्ज का मतलब क्या बताया था? ही परचेज कार एट बीवी, तो बीवी को बीवी होने की वजह से लेना। ये रूल नहीं बना लेना फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू गेन लॉस। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय, वो लकीली जो बुक वैल्यू है वही कॉस्ट पेड है। तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो कार ट्रांसफर्ड जी, व्हाट इज फेयर वैल्यू? माइनस 550। अच्छा, आप लोग ना पेपर में रिदम रखिएगा। अंदर बेहतर है बेशक रुपीज में करते रहे, आउटर कॉलम में रुपीज इन थाउजेंड में ले आइएगा। रिदम रखिएगा। मैंने रिदम नहीं रख रहा, थोड़ा सा मादरत जी। ओके, शुक्रिया।
चलो भाई, जो हजरात लेट आए हैं पिछली एडजस्टमेंट यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है कि एडजस्टमेंट का पिछले से ताल्लुक नहीं है। प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, तो जरा रिवाइज कर लेते हैं रिकॉग्नाइज का क्या करना था। एक तरीका तो यह है कि लॉ की लैंग्वेज से रिवाइज करें, और दूसरा तरीका यह है कि वो जो सवाल हमने किया था उससे रिवाइज कर लें। मैं फिलहाल सवाल से रिवाइज कर रहा हूं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माफ होता था, पेज 112 पे हमने सवाल किया था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माफ होता था लोअर ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, और इंटरेस्ट होता था 1/3 ऑफ सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और इंटरेस्ट एट 16%। ये 17% इस सवाल में गिवन था, और 16% विच एवर इज हायर। ये इंटरेस्ट के साथ था, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाता था क्योंकि वो एज अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी होता था। तो ये चीजें खुलवा के आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि भूली हुई चीजें होंगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो सैलरी के अंदर ही पड़ा होता है, तो उसको इग्नोर करना होता है पेपर में कि एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में कितने पैसे डाले। असल में एम्प्लॉय की तनख्वाह होती है ₹1,00,000, वो 20,000 जाते हुए एम्प्लॉयर को दे जाता है, तो इसलिए उसको इग्नोर करना होता है क्योंकि वो लाख ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 18,000 पर मंथ टू अ रिकॉग्नाइज्ड फंड। रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड? सवाल साइलेंट होगा तो रिकॉग्नाइज्ड अज्यूम करेंगे, बहरहाल सवाल साइलेंट नहीं है। एन इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय नोमान, तो फिर वो 18,000 किसने कंट्रीब्यूट किया था? ये वाला 18,000 फिर किसने कंट्रीब्यूट किया था? एम्प्लॉयर ने। एन इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय नोमान, ये वाला किसने किया? इंटरेस्ट कितना है? 540। कितने परसेंट पे मिला है? 18% पे मिला। तो चलें जी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का लफ्ज लिख के छोटे से मार्क्स ले लें। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज फंड, ये तो पार्ट ऑफ सैलरी होता है इसलिए इसको कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, ये शो करना जरूरी है। देखो, शो नहीं करना तो फिर कहां, यहां शो नहीं करना तो फिर कहां शो करने हैं हमने जाके? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जी मोहतरम अबू बकर, यार ब्लैक मार्कर मंगवाओ, ये लाल और नीला ही हुआ है बस। जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बताएं जी। 18,000 ज़रब 12, 18,000 ज़रब 12, 216। अब हमें भूला भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साथ क्या करना है, कोई मसला नहीं, नजर मार लेते हैं। एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और 1.5 लाख। एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 10 डियरनेस अलाउंस नहीं है सवाल में, या 1.5 लाख विच एवर इज 72। चलेंगे नोट। जी इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 540, और इसमें से माफ होगी हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट एट 16%। जी कितना है? अंदर वाले कॉलम में बताया ना कितने? 540 लेस exempt 1/3 of higher of lower of 1/3 of 1,440 plus dearness allowance is equal to, या
सोचें सोचें सोचें, 540 अगर पड़ा हुआ है 18 पे, तो मुझे 16 पे दे दो। क्या 16 तो लॉ का रेट है ना, लॉ में जो दिया हुआ है। 18 सवाल में दिया होगा, सवाल वाले से डिवाइड करना है, और लॉ का जो रेट है 16%, वो एक फिक्स रेट है, उससे मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोविडेंट फंड में रेट पड़ा था। ये भी कितना आ गया 480। अब ये ना कहिएगा दोनों में से कोई हायर नहीं, मैं जीरो लिख रहा हूं। 60। ठीक है जी, जिन्होंने नोट कर लिया अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें। काले मार कर यार, काले रहने तो लाल, एक ही दफा आना इधर। काले on 1 जुलाई 2020 he was transferred to Lahore and was paid relocation of 3 लाख। ये रीलोकेशन अलाउंस ना किताब में कोई एक क्वेश्चन है शुरू वाले क्वेश्चन में से, मैंने वो कभी होमवर्क में दिया नहीं, उसमें गलती से टैक्सेबल हुआ हुआ है, लेकिन रीलोकेशन अलाउंस असूली तौर पे माफ़ है। वो मैं आपको बता देता हूँ, 106 पेज पर टॉप पे लिखा हुआ है रीलोकेशन अलाउंस। असल में ना एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉय को भेज रहा होता है एम्प्लॉयर, तो सामान वगैरह शिफ्ट करने का ना घर से कुछ दे देता है उसको। अक्सर आपने देखा होगा हुकूमत के एम्प्लॉयज़ भी एक जगह से दूसरी जगह फौजी शिफ्ट होते रहते हैं, तो उसके लिए रीलोकेशन अलाउंस दिया है, तो इसलिए इसको माफ़ रखा है उसने। पेज 106 का टॉप जी। शो एक्सक्लूजन्स, अच्छा पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं, रीलोकेशन अलाउंस ऑफ रुपीज 3 लाख, लेकिन आगे डैश डालना है। चलो जी इधर आ जाए, पढ़ लें आगे क्या है ये। यार आप देखें, अब अल्लाह आपका भला करे, हाउ इजी इट इज टू पास द पेपर। बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अ टफ एडजस्टमेंट। लेकिन टफ एडजस्टमेंट इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आधे मार्क्स ले सकते थे, किसी ने 5% लगा दिया होगा ये पढ़ के ऑफिशियल और पर्सनल, किसी ने फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट करके डाल दिया होगा। वेरी इजी एडजस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, वेरी इजी एडजस्टमेंट, रीलोकेशन अलाउंस, इट इज वेरी इजी एडजस्टमेंट। 0.4 तो 1000 दफा किया हुआ क्लास में। एचआर कमेटी ने बोनस दे दिया 30/9/2021 को फॉर ऑल एम्प्लॉइज, लेकिन नोमान को ये 4 लाख अगले साल मिला है, तो सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस, तो बोनस रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। हाँ इस तरह लिख दें, नॉट रिसीव्ड इन ओवर ईयर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लें। ऑन 1 अप्रैल 2021, यार ये ना डेट्स देखा करें, फिर कहीं 3/12 4/12 वगैरह करना पड़ता है, ये डेट्स ना जरा देखा करें। ऑन 1 अप्रैल 2000, क्योंकि इसमें अगली जितनी एडजस्टमेंट्स हैं ना उसमें डेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अब जितनी भी रह गई हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 नोमान obtained a loan of 5 million at 6% per annum from employer। इसको ना नहीं सबर सबर सबर, बस इसको मेरे कहने पे ना अभी आगे ना पढ़ें, पेपर में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, पेपर की टेंशन ना भी लें, इसको मेरे कहने पे आगे ना पढ़ें जी। नोमान obtained a loan of 5.6% per annum from employer। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया। अच्छा लोन का ना मकसद क्या है वो भी मुझे ना बताएं, वो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा लोन का मकसद क्या है। फिलहाल जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया ना, मुझे जरा उसका बता दें क्या करना है।
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे दे तो 10% तो कम से कम उसे लेना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयर की सखावत देखें, एम्प्लॉयर ने सिर्फ कितने परसेंट लिए है? कोई पेज बता दिया करे जल्दी। 93 जी। तो where interest on loan paid by employees less than benchmark rate, तो डिफरेंस बिटवीन। अच्छा पता कैसे चलेगा? ये वाली प्रोविजन है पेपर में, नोमान ऑब्टेन लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर लेस देन बेंचमार्क रेट। जी, इंटरेस्ट बेनिफिट लोन 10 लाख से कम तो नहीं है, ये बात याद होगी शायद आपको। अगर 10 लाख से कम लोन होता तो फिर कुछ ऐड नहीं करना, तो ये तो 50 लाख है इंटू 4%, इंटू 6% नहीं, इंटू 4%। बेनिफिट ऐड करना है इंटू अप्रैल मई जून। कितने महीने का इंटरेस्ट सेव हुआ? साल का या जब से लोन लिया है? जब से लोन लिया हुआ है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट सेव हुआ? पूरे साल का या 3 महीने का? 3 महीने का 4% सेव हुआ, 6% दिया। जो सेविंग है वो डालनी है इनकम में। जी टोटल कर दें। जी मोहतरम बोले बोले। कौन सी वाली? हाँ 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 हाँ, कोशिश करो सही लिखो जी। 3058 मिस्टर क्या? नोमान। मिस्टर नोमान इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2000 0x1 लिखा हुआ है या 021 लिखा हुआ है? ये वो पहला सफा जो आपने छोड़ा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और क्या चीज? किस पर? बैठो होने। अप्रैल नोमान ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 मिलियन। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, तो इसके तो कई सवाल किए हुए थे। वेयर अ लोन इज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बेंचमार्क रेट, इन दोनों का डिफरेंस। और आप ये डायग्राम पता नहीं कहाँ बनी हुई, डायग्राम नहीं बनी हुई, चलो बहरहाल क्लियर। चलें जी, अब अगली लाइनें पढ़ के मुझे बता दें क्या डिडक्टेबल अलाउंस है, क्या टैक्स क्रेडिट है, क्या ज़कात है, ताकि न्यूमेरिकल के फेस की मैं प्लानिंग कर लूँ। ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 510। ये 510 वही एग्जैक्ट फिगर है जो मैंने उठा के आपको पिछली दफ़ा सवाल में डाल के दी है, और ये उसी सवाल की अंग्रेजी उठाई हुई है। बहरहाल दोबारा रिवाइज हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम ये या तो अदर सोर्स में जाएगा, और अगर ये उन 3 लोगों में किसी से हुआ, गवर्नमेंट, नेशनल सेविंग स्कीम, डिफेंस सेविंग स्कीम, तो फिर ये 50 लाख से अगर कम हुआ तो ये जाएगा फाइनल टैक्स रिजीम में। पता नहीं शक्लें क्यों बनी हैं, लगता है 3 घंटे वाली क्लास नहीं ली अभी तक। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा पहले तो ये पता चलाया करें ना, इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं या इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो पहले तो ये तो पता चलाया करें ना, इधर इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं। तो इंटरेस्ट कमाने के लिए ना, ये डायग्राम मैंने आपको तीसरी दफ़ा तकरीबन दिखाई है। इंटरेस्ट कमाने के लिए अगर बैंक से, गवर्नमेंट से, नेशनल सेविंग स्कीम से, डिफेंस सेविंग स्कीम से, किसी भी हुकूमत की स्कीम से अगर आप इंटरेस्ट कमा लें, तो फिर देखना ये होता है कि इंटरेस्ट 50 लाख से नीचे है या 50 लाख से ऊपर है। अगर इनके अलावा किसी से कमाएं तो मैं इधर बात नहीं कर रहा,
इनसे कमाएं तो क्या करना है तस्वीर में? अच्छा, तो आप बता दें 50 लाख से कम कमा रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं? 50 लाख से कम कमा रहे हैं। तो आप बता दें क्या ये इंटरेस्ट फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा या नॉर्मल रिजीम में? फाइनल टैक्स रिजीम में। तो इसके साथ हमने लिख दिया फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा, ज़कात क्या हो गया? डिडक्टेबल। अब हम न्यूमेरिकल की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम एक दफ़ा ज़रा देख लें कि फेस पे क्या क्या चीज़ें जानी हैं। ये रिसीव हुआ है रेंट और इसमें यूटिलिटीज़ का पाया भी पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से ऐसा कर लेते हैं, पहले ना इनको जो है वर्कआउट कर लेते हैं फिगर्स को, फिर आगे चलते हैं। तो FTR भी है, प्रॉपर्टी भी है, अदर सोर्स भी है। इनको हम पेपर में इस तरह हल्का फुल्का पेपर में अगर आप लिख दें तो एग्जामिनर छीनता तो नहीं वो कोई इन्विजिलेटर पेपर? कितने लोगों ने लिख के देखा है? कुछ नहीं होता। मेरा भी ख्याल है कुछ नहीं होता। ये हल्का फुल्का आप लिख देते हैं तो कुछ नहीं होता ड्यूरिंग द, अनलेस कि आप इसको करके ऐसे गिरा दें कि साथ वाले को नजर आ रहा हो, तो वो फिर अजीब चीज होगी, उस पर पकड़ा जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड, ये जो रिसीव्ड होता है ना, अगर ना भी लिखा हो तो ये नेट ही होता है। रिसीव्ड, अर्नड नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा है? वैसे तो आगे बता भी दिया उसने ये अमाउंट कट कटा के मिली है, लेकिन जो लफ्ज है ना रिसीव्ड, उसका मतलब ही नेट होता है। Noman received interest of 510 from defense saving certificate. The amount was net of withholding tax at the rate of 15%. Working number 2. Interest income, income from other source, final tax regime. अच्छा, ये वर्किंग दो तरीके से हो सकती है, जैसे भी आप कर लें। एक उस तरीके से हो सकती है जैसे मैंने पहले बताई थी कि ग्रॉस माइनस इंटरेस्ट माइनस ज़कात इज इक्वल टू नेट, नेट रिसीव्ड, नेट रिसीव्ड। लेकिन सवाल में ज़कात नहीं है, सवाल में ज़कात नहीं है। तो 510 इज इक्वल टू एक्स, इंटरेस्ट कहां से आ गया यार? सॉरी, टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट। इंटरेस्ट कहां से आ गया? टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट। तो 510 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 600। लेकिन अगर पेपर में ज़कात ना दी हो तो आप इस 600 को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। या वो बता दें, आपको सबको आता है, अल्लाह का शुक्र है। एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। 510 ओवर 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन जहां ज़कात आ जाए ना, नेट हो जाए, दो चीजें नेट हो जाए, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर ये गड़बड़ कराएंगे वो पेपर में कोई। इसलिए ये जरा रिस्की अप्रोच है, लेकिन ये यूज हो सकती है। कितना है? 600। लेकिन ये कब यूज करनी है? जब दो चीजें नेट ना हुई हो। अभी तो क्या चीज नेट हुई भी है? एक। तो जब ज़कात वगैरह आ जाए नेट हुई हो तो फिर ये नहीं कर सकते। चलें जी, ये हमारी ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम निकल आई। अभी फेस को छोड़ें, आगे जी ज़कात आ रही है, उसको भी छोड़ें, फेस पे आ जाएगी इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 3, चलें जी, पॉइंट नंबर 3। ऑन यकम अक्टूबर 2020, यकम अक्टूबर 2020 को, चलो तो नोट कर लो, पहले कैमरा कर दो तो। अच्छा, शायद फील कर रहे हो कि जिस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं उसी तरह आ रही हैं, बस पढ़ी हुई को ज़रा रिवाइज करना ज़रूरी होता है। वो आपने की नहीं हुई तो इसलिए मुझे खोल के दिखानी पड़ी हैं बार बार चीज़ें। ऑन यकम अक्टूबर 2020, नोमान रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ 12 लाख फॉर 12 मंथ्स। प्लीज 12 मंथ्स, ये किराया 12 महीने का।
मुझे सिर्फ किराया चाहिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से जून 9 महीने का। घर 9 महीने किराए पे रहे और इसने किराया कितने महीने का दे दिया? 12 महीने का। फॉर रेंटिंग ऑफिस प्रेमिसेस दिस अमाउंट इंक्लूड 4 लाख फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। इसमें 4 लाख पड़ा हुआ है क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज का। दिस अमाउंट इंक्लूड, इसका मतलब है पाए में पड़ा हुआ है या खोए में पड़ा हुआ है? पाए में पाया ही पड़ा हो सकता है ना, पाए के सालन में तो पाया ही होगा ना, तो पाए में पाया, दिस इंक्लूड। जब दिस पाया है तो उसके अंदर भी तो पाया ही है, यानी कि जो रिसीव हो रहा है हमें ड्यूरिंग द ईयर। ये तो सारा खोया है एक्सपेंडिचर्स, तो खोए को जरा छोड़ें, पहले पाए के टोटे टोटे कर लें। तेरी ख्याल न्यूमेरिकल का फॉर्मेट भी खुला हुआ है इधर, तो कंट्रोल एन नया सफा डाल लें। चलें जी, वर्किंग नंबर 3। अच्छा जी, मिला कितने? 12 लाख। 12 लाख 12 लाख को 9/12 करके हम तकसीम करते थे या पहले हेड वाइज तकसीम करते थे? पहले हेड वाइज तकसीम करते थे, यानी कि प्रॉपर्टी का कितना है, अदर सोर्स का कितना है, फिर मंथ वाइज। गॉट द पॉइंट? तो पहले इसको तकसीम किया करें हेड वाइज और फिर तकसीम किया करें, बोले बोले बोले, मंथ वाइज। मैं जरा देख लूं अगर मुझे कोई पुरानी कैलकुलेशन मिल जाए। कौन सा चैप्टर था? 9, इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ नहीं, बस अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दे। ये देखें ना, ये देखें, ये कोई 12 लाख और था भी 12 लाख ही, कभी 12 लाख था, उसको हमने अदर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी में पहले तकसीम किया था। फिर जब प्रॉपर्टी में आ गया था ना 10, 20, 000, फिर उसको हमने 9/12 किया था। ठीक है, ये मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूं घर में, तो ये उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक बच्चा आता है कोई मेरे से पढ़ने के लिए, वो कहा यार टाइम मिल जाए होम ट्यूशन पढ़ाने का। मेरा तो ब्रदर इन लॉ ने सीए कर रहा था, तो मैं उसको नहीं टाइम दे सका कभी पढ़ाने के लिए, तो और किसी को क्या टाइम दे सकूंगा। अच्छा जी, चलें आगे, निकालें जी, निकालें निकालें जल्दी। कौन सा सवाल है? चैप्टर नंबर 19, वापस आ जाएं। हाँ जी, पढ़ें जी। 12 लाख रुपए के 2 टोटे करने हैं आपने। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग कर दें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सालाना है तो इसमें अदर सोर्स भी सालाना पड़ा होगा, अदर सोर्स भी इसमें क्या पड़ा होगा? सालाना। तो प्रॉपर्टी 8 लाख। चलें जी, अब शुरू कर देते हैं। वर्किंग 3, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और वर्किंग 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ग्रॉस 800, 800, 400। डन जी। जब वो दोनों सालाना थे तो इनसे हमने 9 माहाना निकालना है। 600, 300। ये क्या हो जाएगी हमारी वर्किंग 3.1। हो सकता है पेपर में हमारा मूड ऐसे वर्किंग करने का। चलें जी, खोए माइनस कर दें अब जल्दी से। वो तो कर दें खुद ही सवाल देख के, अब उसमें मैंने क्या कराना है यार। खोए ना सालाना नहीं दिए होते, खोए 9 महीने की दिए होते हैं, ये याद रखिएगा, अनलेस के सवाल कह दें। मसला सिर्फ पाए में होता है, हड्डी निकालनी पड़ती है। खोए में आमतौर पे मसला नहीं होता। खर्चे कराएं यार माइनस, लेस रिपेयर अलाउंस खुद ही निकलवा दें 1/5। और कोई खर्चा है? इंश्योरेंस कितनी? याद रखिएगा, बिल्डिंग की माइनस करते हैं, लैंड की माइनस नहीं करते, अगर कभी लैंड की दे दे। और कोई नहीं? ये मुझे तो 4 नजर आ रहे थे। 1 2 3 4 है ना? हाँ, मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस ऑफ रेंट।
नहीं यार, ये सबर 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 हाथ, सबर होगी सर सर, हाथ होगी तो नाइफ के नीचे। कौन सा चैप्टर है? 9, सेक्शन 15A, पॉइंट H, रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। चलें जी, एक्चुअल एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप नीचे चले जाएं, ऊपर बदमाश आ गए हैं, बहुत जगह मांग रहे हैं। चलें जी, रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ, एक्चुअल कितने हैं मैं देख लेता हूं, और 4% ऑफ 600, क्या 30, 24, लोअर 406। अदर सोर्स का खर्चा बता दें, वो बता दें, 2.5 लाख। यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी, 3 सर्विसेज दे रहा होगा ना उसको, ये सारी अदर सोर्स हैं। 300 माइनस, जी मोहतरम, चलें जी। हिंट कहीं लिख लें, पहले हेडवाइज तकसीम कर दीजिएगा, फिर मंथ वाइज, फर्स्ट हेडवाइज देन मंथ वाइज। ओके जी, पढ़ें जी आगे। On Yekam April 2021, Noman obtained a loan of 5 million at 6% per annum from DL to purchase a new house for his own use. First installment was paid on 30/21. He incurred legal expenses of 20,000 for obtaining the loan. उसने लोन ऑब्टेन करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं 20,000 के। एम्प्लॉयर से लोन ले रहा होगा ना, तो फिर लिखत पढ़त हुई होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर को डर होगा कि ये लोन लेके भाग ना जाए। तो एम्प्लॉय ने कहा होगा यार वकील मैं अपना करा लेता हूँ, तो ऐसा कर लिखत पढ़त कर रहे, इतनी बड़ी अमाउंट तो मुझे दे रहे, 50 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए, आधा करोड़ रुपया तो मुझे लोन दे रहे, तो लिखत पढ़त कर लेते हैं, कल कल को मैं मुकर जाऊँ तेरे लिए मसला होगा। तो एक लॉयर को बुलाया गया, और लॉयर को बुला के प्रॉपर तरीके से ना सारा अरेंजमेंट किया गया। तो ऐसी सूरत में मौलवी साहब को बुलाना ज़रूरी होता है ना, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, ऐसी सूरत में पेज 89 कहता है नो रिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हमने लीगल चार्जेस को माइनस नहीं किया था। सैलरी के चैप्टर में ना कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि खर्चे भी हों, यानी कि एम्प्लॉय कहे मुझे सैलरी कमाने के लिए खर्चा करना पड़े, तो सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ये पेज नंबर है 89, पेज 89, उस पर पॉइंट 4 है कि सैलरी के चैप्टर पे खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा यार, लेकिन अगर मैंने आपको कहा था लोन का मकसद बता देना, तो फिर इसको दूसरे हेड में भी लेके जाइएगा। तो काफ़ी लंबी बात हुई थी एक दफ़ा पेज नंबर 94 पर, कि आसिम ने लोन लिया था 16 लाख रुपए का,
और उसने शॉप खरीदी थी और बिजनेस शुरू कर दिया था, तो मैंने आपको कहा था सैलरी के चैप्टर में तो सेविंग डालें। जी बिल्कुल, सैलरी के चैप्टर में तो सेविंग डालें, लेकिन बिजनेस के चैप्टर पे मैंने कहा था पूरा बेंचमार्क रेट माइनस करें। ये हमने पढ़ा था पॉइंट 8 पेज 93 पे, वेयर एम्प्लॉय यूजेस अ लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट प्रोड्यूसिंग इनकम, इट विल बी assumed that employee has paid equal to benchmark rate। तो सैलरी के चैप्टर में तो सेविंग डालनी है, प्लीज प्लीज, सैलरी के चैप्टर में तो सेविंग डालनी है, वो तो रूल पुराना वाला है, लेकिन दूसरे चैप्टर में सेविंग नहीं डालनी। उधर आपने कौन सी अमाउंट माइनस करनी है? टोटल 10%। हालांकि 10% दिया नहीं आपने, लेकिन लॉ मेकर बेनिफिट देगा, उससे खुश होगा, यार तू इस लोन से नेक काम कर रहा है। लोग तो लोन को उड़ा देते हैं अपनी याशियों के अंदर, सैरे करने चले जाते हैं जर्मनी की, तो तूने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, तो मैं तेरे से खुश हूं, और फॉर द पर्पज ऑफ अदर हेड आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर पेइंग फुल 10%। ये तो तब है जब आप एम्प्लॉयर से लोन लेके किसी हेड की इनकम कमाएं। लेकिन अगर आप किसी हेड की इनकम नहीं कमा रहे, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर से लोन ले लिया है, आपने बिजनेस इनकम कमाई, ये तो हेड की इनकम है। एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, आपने प्रॉपर्टी इनकम कमाई, फिर भी इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत होगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर से लोन लेके आप घर बना लें, तो फिर किसी हेड में माइनस नहीं होगा। फिर अगर आप एम्प्लॉयर से लोन लेके घर बना लें तो डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, और जो डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा वो फिर आप पूरा 10% माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में लॉ में कोई वाज़ेह गाइडेंस नहीं है, क्योंकि हम किसी हेड की इनकम नहीं कमा रहे, हम जो है वो उसको एक नेक मकसद में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपनी यशियों में उड़ा देते हैं और हम उससे घर बना रहे हैं। तो इसलिए उस तरह की मिसाल मैंने आपको कराई नहीं थी आज तक, वो मैंने चैप्टर में डाली हुई है पेज 71 में, पेज 71 जहां पे है ना इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, यहां मैंने ये मिसाल एक डाली हुई है कि 6% इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? 4, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे मैंने कितना माइनस किया हुआ है? पूरा 10%। तो ये एग्जांपल आप जरा रिवाइज कर लीजिएगा। सैलरी में क्या ऐड होगा? सेविंग। सैलरी में क्या ऐड होगा? लेकिन इधर पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये दो जगह मैंने आपको दिखा दी है, दोनों जगह इसी तरह हुआ है। तो आप बता दें इसका क्या करना है। अब जिस पट्टी को मैंने मिटाया था उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मकसद क्या है लोन का? इस वजह से इस पे क्या देंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। तो ये भी एक डिडक्टेबल अलाउंस आ गया। जी मोहतरम। जी, ये कंपनी पब्लिक है, पब्लिक कंपनी है। तो देखें, ये भाई का बड़ा अच्छा सवाल था। डिडक्टेबल अलाउंस तब देने जब इन लोगों से लोन लिया हो, तो पब्लिक कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो अगर पब्लिक कंपनी से लोन लिया हुआ है तब देने। और अगर खुदा ना खास्ता इधर प्राइवेट कंपनी लिखा होता तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस की शराइत पूरी, फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं देना था बट सैलरी में ऐड करना था। गुड क्वेश्चन। चलें जी, सवाल मुकम्मल हुआ। डिडक्टेबल अलाउंस एक हमारा ये इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, एक हमारा ज़कात है। और अब फॉर्मेट देख लेते हैं न्यूमेरिकल का। नो वी शुड फील कंफर्टेबल कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जरा देख के ना फिर आगे चलते हैं। आप सैलरी है, एक लाइन ये आ जाएगी, प्रॉपर्टी की दूसरी लाइन आ जाएगी, अदर सोर्स एफटीआर वाली चौथी लाइन आ जाएगी, टोटल इनकम वाली पांचवी लाइन, फिर अदर सोर्स एनटीआर भी है, हाँ ये पांचवी लाइन आ जाएगी, छठी लाइन टोटल इनकम, सातवीं लाइन आ जाएगी इंटरेस्ट इनकम दोबारा माइनस होगी एफटीआर वाली, आठवीं लाइन आ जाएगी ज़कात, और नौवीं लाइन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और 10वीं लाइन टैक्सेबल इनकम, 11वीं लाइन ये। और सवाल में ये आएगा टैक्स ऑन फाइनल टैक्स इनकम, और फिर ये दोबारा लेस भी होगा फाइनल वाला। सेपरेट ब्लॉक लेस नहीं होता, लेस कौन सा होता है? फाइनल वाला, क्योंकि हुकूमत के खजाने में विद होल्ड होके क्या हो चुका होता है? पहुंच चुका होता है। फाइनल टैक्स किस किस पे होता है?
डिविडेंड पर और इंटरेस्ट इनकम पर कुछ सूरतों में, डिविडेंड पर हमेशा ही फाइनल और इंटरेस्ट इनकम पर। चलें जी, अब आप जल्दी से जरा करवा दें, हम नोट तो करने का टाइम नहीं बचेगा, 10 मिनट रह गए हैं, बस जल्दी से मुझे करवा दें। इनकम फ्रॉम, नहीं इस वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बस आप इधर फोकस करें, ऐसे आंखों से इधर देखें। कोई रिक्लासिफिकेशन नहीं है ना, कोई बिजनेस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं उसमें काफी रिक्लासिफिकेशंस भी होती हैं, तो इधर सीधी सीधी चीजें होती हैं। जी कितना है? 600। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट खोल के कोई बंदा रखे ना तो बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सी वर्किंग में निकाली है मैंने? वर्किंग 3 में कितनी? 406। अच्छा, वर्किंग 4 अभी मैंने की थी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना? 50। सिर्फ कैलकुलेटर साथों में हो, कुछ नोट नहीं करना। 411 लेस। अच्छा, जब डिडक्टेबल अमाउंट ज्यादा आ जाए ना तो ज़कात फिर पहले माइनस कर लिया करें। लेस ज़कात, ओ हाँ, पहले वो तो माइनस करो ना, टोटल से टोटल पे तो पहुंचो, पहले टोटल से टोटल पे पहुंचो। लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल। इसको क्यों माइनस करें? इस पे टेबल 1 नहीं लगना ना, इस पे 15% लगना है। 3514 टोटल इनकम लेस ज़कात। ये ना निकाल लिया करें, इसकी बेस पे रिडक्टेबल अलाउंस वाले 50-50% जो लगाने होते हैं ना वो लगाया करें, ज़कात माइनस करके फिगर निकाल लिया करें। ज़कात ये थी भाई 200। ओके, अब डिडक्टेबल अलाउंस में देख लो क्या रूल है। प्रॉफिट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर, वो मैं 10% एज्यूम करूंगा, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन, विच एवर इज लोअर। Less deductible allowance of interest on house loan received from public company, lower of interest paid by person in the year। उधर गए नहीं थे अबू बकर? गए थे। इंटरेस्ट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर, लोन कितने? 5 मिलियन। 10 लूं, 4 लूं, 6 लूं, क्या लूं? 10% इंटू 3/12 तो करना है ना, 125, या 50% ऑफ टोटल इनकम ना लें, ज़कात के बाद वाली ले लें, बेहतर है। 50% ऑफ 33 16 या 2 मिलियन नहीं 2000 रुपीज 1 2। अच्छा, ये इसमें कोई ए ओवर बी इंटू सी नहीं है, ये बस तीनों में से लोअर डायरेक्ट बाहर जाना है, ये रिडक्टेबल अलाउंस है जी। 1 2 5 टैक्सेबल इनकम जी 3189। अच्छा, तो सी तो नहीं खेलनी किसी ने, वर्किंग वन में उठाने लगा। कर ले नोट, यहां तक करना है किसी ने, एक आधा मिनट ले ले। अच्छा, चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल्स पे आप किसी भी न्यूमेरिकल्स पे हाथ डालना चाहें तो डाल सकते हैं घर जाके, अनलेस कि उसमें किसी ना हेड लॉस आ रहा हो, यानी इधर करते करते ना लॉस आ जाए, वो शायद आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि लॉस का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा। बाकी आप हाथ डालें, और हाथ डालने के बाद फिर आप मेरे पास ना आए कि ये सवाल मैंने किया, इसमें ये मसला आ गया है,
हर सवाल में आपको 2-3 एडजस्टमेंट में मसला आएगा, उसका मैं आपको हल तो बता दूंगा, लेकिन आपकी अटेम्प्ट में कोई और मसला आया होगा जो पिछले वालों से टेस्ट नहीं हुआ होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस भी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उस मौके पे। क्या वो 1-2 एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आ रही तो परेशान हो जाए। तो जो एडजस्टमेंट्स कोई ऐसी मुश्किल हैं वो मैंने खुद आखिरी दिनों के लिए रखी हुई हैं, मैं खुद एक दफ़ा करवा दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली ये वो एडजस्टमेंट नहीं होंगे जो आपकी दफ़ा नहीं है, आपकी दफ़ा फिर कोई और आई होंगी, और उस कुछ आपकी दफ़ा घिसी-पिटी आई होंगी जिस तरह की ये आती हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल में ना 1-2 एडजस्टमेंट्स, 3 एडजस्टमेंट्स हमेशा एंड पे आपकी रह जाया करेंगी। इट डजेंट मीन कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर दें। अगर आपका आधा न्यूमेरिकल अभी हो रहा है ना तो ये मोर देन सफिशिएंट है। चलें जी। अच्छा देख लीजिएगा पेपर में कई दफ़ा टैक्सेबल इनकम की रिक्वायरमेंट ए हो, रिक्वायरमेंट बी हो टैक्स लाइबिलिटी की, तो फिर रिक्वायरमेंट बी अगले सफ़े पे शुरू कीजिएगा। लेकिन इसमें तो एक ही रिक्वायरमेंट है शायद, इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, एक ही रिक्वायरमेंट है। अगर पार्ट बी होता तो अगले सफ़े पे रिक्वायरमेंट बेहतर है। नहीं, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड कंप्यूट द टोटल इनकम निकल आई है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम निकल आई है। यार मुझे चेक के रख लो काम, निकाल लेते हैं। पेपर में तो इतना काफी है। पेपर में तो अब आप कोई निकल के कह रहे होंगे यार बहुत टाइम लग गया, यार मैं टैक्स लायबिलिटी निकालने बैठ गया था। चलिए टैक्स लायबिलिटी निकलवाएं। टेबल 2 लगेगा। कैसे? इसका 75%, तो सैलरी ज्यादा है जी। कितना ये टैक्स किसी बंदे ने निकाला हुआ टेबल 2 में? 315। एड टैक्स ऑन एफटीआर 600 जरा 15%, 90 406 कैसे हो गया बबलू? 5 जमा 0 लेस टैक्स ऑन एफटीआर। एफटीआर में आता है डिविडेंड सिर्फ और इंटरेस्ट इनकम कुछ केसेस में जी। 315 payable to government, though it was not a part of solution. ये सवाल कोई करा देगा? और बच्चे आ रहे हैं थोड़े से 40-50, कोई हाथ खड़ा कर दे, मैं उनको करा देता हूँ ये सवाल। हाँ, और बच्चे को कौन सा सवाल भी पूछेंगे? करा लोगे? घंटे में, सवा घंटे में? नहीं, उनको भी मिटा के ही करवाऊंगा मैं, सर्विस सेम रहे दोनों को। अच्छा, तो आप आ जाएं उधर चैप्टर 19 में। चैप्टर 19 में ना यार, आप लोगों ने अगर मुझे टाइम दिया हुआ तो मैं उसकी कदर करूँ ना। मुझे पता है 4 मिनट रहते हैं। आई एम हेयर बाय टू रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट टू द टाइम विच यू पीपल हैव गिवन मी फॉर योर सेल्फ। पेज 405, जल्दी पेज 405 पिछला सब है। चलें जी, हिम्मत करें भाईजान, पॉइंट 1 कर दें। पॉइंट 1, पिछला सफा जी। क्या करें, कहां से क्या निकालें और कहां क्या डालें? जल्दी। ये शायद बिजनेस का न्यूमेरिकल होगा ना, ये बिजनेस का न्यूमेरिकल होगा। 1270700 प्रॉफिट है, ये बिजनेस का न्यूमेरिकल होगा। तो जब हम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या सोचेंगे उस वक्त? बोले अदर इनकम में पड़ा है। मैंने कई दफा आपको कहा आगे मत देखा करें, पहले जो पड़ा है वो निकाल दें। तो मुझे बताएं, हमारे न्यूमेरिकल की तरह टॉप पे जाके नजर मारें कि प्रॉफिट कितना आ रहा है।
ओ भाई नजर मार दें यार, मैंने क्या आपकी नजर को कुछ नजर मार देनी है? कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो उसके ऊपर तो हम हेडिंग देते होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना है? 1 2। इसमें कुछ पड़ा है, मेरी बला से जो भी पड़ा है इसको अदर इनकम में ऐड करके पड़ा होगा, तो इसको क्या कर दें? लेस कर दें। करूं या करवाएं? 720 लेस कर दिया, तो इसका मतलब है अदर इनकम से ये पाक हो गया, अदर इनकम से बाहर निकल गया। डालते हुए टैक्स रूल्स लगाने हैं, निकालते हुए जो पड़े वो निकालना है। निकालते हुए आपने बाल निकालना है, डालते हुए आपने शक्कर डालनी है मक्खन में। 720 रिसीव किया आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कोई टैक्स रिफंड रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2018 का रिफंड लिया है। इसमें पड़ा है एडिशनल पेमेंट 80 की, इसमें एडिशनल पेमेंट पड़ी है 80 की। पहले जरा देखते हैं डालना क्या होता है हमने अदर सोर्स में। अगर रिफंड डिले हो जाए तो अदर सोर्स के चैप्टर के पहले सफे पे पड़ा था एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। मैंने बार बार कहा था 8.4 इनकम में नहीं डालना, सिर्फ 0.4 इनकम में डालना, क्योंकि आपके ना रिफंड का मतलब ये होता है आपके अपने पैसे आपको वापस मिल रहे हैं। अब 8 वापस मिलना था, सूद डाल के 0.4 वापस मिला, 8.4 वापस मिल गया। इसमें 8 आपका अपना पैसा वापस मिल रहा है, इट इज नॉट योर इनकम। आप अपने पैसे आपको को वापस कर दे, इट इज नॉट योर इनकम। आप किसी को ज्यादा पैसे दे दें, वो आपको वापस कर दे, तो ये आपकी इनकम तो नहीं है, आपका अपने पैसा आपको वापस मिल गया। बल्कि इनकम क्या है? ऊपर का माल है। जो ऊपर का माल इस सवाल में कितना था? 0.4। भाई देखिए बच्चों की आवाजें आने लगी हैं सीए के लिए जज्बाती। वर्किंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पूरा डालूं या डिलेड पेमेंट का रिफंड डालूं? ये भी पुरानी बस की सवारियां नहीं उतरी। बहरहाल आप बैठ जाओ। एडिशनल पेमेंट ऑन, तो डाला कितना, सॉरी निकाला कितना, लेकिन डालेंगे कितना? 80। इसी तरह कैपिटल गेन में भी करते थे ना, पूरी कैपिटल गेन इनकम निकालते थे और 75% लगा के इधर डाल देते थे कि होल्डिंग एक साथ से ज्यादा है। इस तरह की कई एडजस्टमेंट स्कीम ही है। डिविडेंड नेट निकालते थे और फिर ग्रॉस को जाके अदर सोर्स में क्लासिफाई कर देते थे। तो निकालते हुए क्या सोचना है आपने, कितना इंक्लूड है, और रिक्लासिफाई करते हुए कितना होना चाहिए टैक्स रूल्स के मुताबिक, वो पूरा होना चाहिए या एडिशनल पेमेंट? एडिशनल पेमेंट। क्लियर हो गया? ओके। ऐड करेंगे अदर सोर्स में। बाकी क्या करना है? बाकी तो मेरा अपना पैसा मुझे वापस मिला है, बाकी तो मेरा अपना पैसा मुझे वापस मिला है ना। क्लियर? भाई कह रहे हैं इस सवाल की ये एडजस्टमेंट करा दें, इसकी ये एडजस्टमेंट करा दें। मैंने क्या कहा आप लोगों को? अभी एक फरमाइश आई है कि मुझे ये वाली एडजस्टमेंट करा दें। मैंने क्या कहा, क्या जवाब दिया आप लोगों को कि सवाल करेंगे, मसले आएंगे, फिर भी करते रहें 70-80%, फिर भी कोई मसले रह गए तो एंड पे देख लेंगे। वो तो पूछते रहो, फिर पूरा चैप्टर 19 किसी दिन उठा के पूछ लो, मैं भी आ जाता हूं, आप भी आ जाओ, दंगल करा लेते हैं। तो कितनी एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्या कर लेंगे, कितना पढ़ लेंगे, मुझे बताएं। एक हद तक ही कर सकते हैं ना चीजों को। तो 70-80% सवाल आपका हो जाना चाहिए बस, इट्स एनफ। चलो बंद करो।